Hello friends. We have completed the science and technology part, and this is the last part of the month June current affairs, that is culture and then ethics वाला part है. तो ये हम कंप्लीट करवा लेते हैं. तो ये कंप्लीट होने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे इनसाइट का प्रीलिम्स वाला पार्ट स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए. बिकॉज अभी क्या है, प्रीलिम्स में उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं जो मैंने पढ़ी है, जो इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी पढ़ाया जा सकता है. अगर आपका व्यूज़ आएगा और आपको लगेगा कि उसको पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए. जब तक आप मैसेज नहीं करेंगे तब तक हमें भी नहीं पता चलेगा क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है. सो प्लीज़ ओके. सो नाउ लेट्स कम टू द कल्चर पार्ट एंड द टॉपिक इज सेंट तुकाराम. तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है सेंट तुकाराम शीला रॉक्स मंदिर जो है इन द टेम्पल टाउन ऑफ देहू इन महाराष्ट्र में उन्होंने एक टेम्पल के पास इस टेम्पल में इनको इंस्टॉल किया है, इनॉग्रेट किया है मतलब. तो सेंट तुकाराम है कौन, सेंट तुकाराम है कौन, वो इंपॉर्टेंट है. तो 1608 से 1650 तक आए थे और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्स हैं जो भक्ति मूवमेंट में पार्ट लिए थे फ्रॉम द महाराष्ट्र, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट है हमारी मराठी लैंग्वेज के. अब इनको किसी और नाम से जाना जाता है, जैसे टुकोबा, फिर तुकाराम बोलहोबा, एम्बाइल एट्सेट्रा. तो इन सब नामों से इनको जाना जाता है. अब कुछ इनके वर्क्स देख लेते हैं. तो लिटरेरी वर्क्स में अगर बात करें तो इन्होंने कुछ मराठी जनरल के जो लिटरेचर होते हैं उनको कंपोज किया था और उसको अभंग पोइट्री बोला था, जो कि बहुत सारी फोक स्टोरीज और स्पिरिचुअल थीम से मिलके बनी हुई थी. अभंग्स में थीम कौन कौन सी थी? इकोलॉजी पे थी, इक्वालिटी, ब्रदरहुड और लव ऑफ गॉड. फिर उनके कीर्तन्स जो थे, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स जो थे, वो हमारे विष्णु जो लॉर्ड हैं, हिंदू लॉर्ड, उनको विट्ठला बोला जाता है और विट्ठोबा बोला जाता है, तो उनको डिवोट किया जाता था. बिटवीन 1632 टू 1650 अगर बात करें तो उन्होंने तुकाराम गथा कंपोज की थी, जो कि मराठी लैंग्वेज है, जहाँ पे बहुत सारे कंपाइलेशन उनके वर्क के किए गए हैं और एज पॉपुलर एज अभंग गाथा भी बोला जाता है उनको. एंड इट इज सेट टू इंक्लूड 4500 अभंगास. ओके, नाउ लेट्स कम टू सोशल रिफॉर्म्स एंड अदर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो जो कास्ट हायरार्की थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वो, तो उन्होंने डिनाई किया था और रिचुअल्स को अपोज किया था. तुकाराम ने एक्सेप्ट किया था डिवोटीज़ को और डिसिपाइल्स को कि आप बिना डिस्क्रिमिनेशन के मतलब जेंडर बेसिस पे ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. विमेन और मेन जो है दोनों डिसिपल और डिवोटी हो सकते थे. तुकाराम ने लिटरेरी वर्क कंपोज किए थे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे हमको वर्करी ट्रेडिशन को बढ़ाने के लिए, पैन इंडिया भक्ति लिटरेचर तक. ठीक है, तो वर्करी ट्रेडिशन हम अभी पढ़ेंगे. और इन्होंने स्टार्ट किया था वारली पिलग्रिमेज, मतलब स्टार्ट उन्हीं से हुआ था. इनके वर्क जो है सेंट्रल है टू वर्करी सेक्ट अक्रॉस द महाराष्ट्र. और शिवाजी जो थे, शिवाजी जो ग्रेट महाराष्ट्रियन वॉरियर किंग थे, वो एडमायरर है हमारे सेंट जी के. और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था मराठा अंडर वन रूफ. ठीक है, और मुगल्स के अगेंस्ट इन्होंने फाइट करने की बात की थी. और इन अर्ली 20th सेंचुरी अगर बात करें तो महात्मा गांधी इनकी पोइट्री को रीड किए और ट्रांसलेट किए जब वो यरवदा सेंट्रल जेल में थे. तो दीज आर द सोशल रिफॉर्म्स इनके जो थे. अब हम आते हैं वर्करी क्या है. वर्करी इज कैन बी रिफर टू एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप, मतलब एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप हु अंडरटेक अ पिलग्रिमेज टू द टेम्पल ऑफ अ लॉर्ड विट्ठोबा, जो वहाँ जाते थे लॉर्ड विट्ठोबा के टेम्पल में इन द टाउन ऑफ पंढरपुर इन महाराष्ट्र. इनकी जर्नी जो पंढरपुर से जो थी फ्रॉम बहुत सारे सिटीज़ और टाउन से महाराष्ट्र तक जाते थे, ईच रिट्रेसिंग द पाथ एम्बार्क्ड अपॉन बाई इंपॉर्टेंट पोएट सेंट्स ऑफ द मिडिवल पीरियड हु वर स्टॉन्च डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विट्ठला. ये टाउन्स एंड सिटीज़ इसमें कौन कौन सी इंक्लूड होती थी? जलगांव होती थी, पैठन, दौलताबाद, आलंदी, देहू और बहुत सारी अलग से. अब सेंट तुकाराम महाराज गथा टेम्पल की अगर बात करें तो गथा टेम्पल मंदिर जो है वो सिचुएटेड है 30 किलोमीटर पुणे से बाद. और इस जो है ये जो है वाइट मार्बल से बनी है और कौन से बैंक्स पे लोकेटेड है, कौन सी बैंक के रिवर पे लोकेटेड है? इंद्रायणी रिवर पे लोकेटेड है. ठीक है, तो ये हो गया सेंट तुकाराम महाराज गथा टेम्पल. तो दिस इज द सेंट तुकाराम. नाउ लेट्स कम टू न्यूज़ इन शॉर्ट्स. तो उसमें आते सबसे पहले चापेकर ब्रदर्स केस. आपको पता होगा 1897 में चापेकर ब्रदर ने क्या किया था, जो WC रैंड थे ब्रिटिश ऑफिशियल, उनको असैसिनेट किया था. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. तो चापेकर ब्रदर्स के नाम क्या थे? दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर. ये इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लीडर्स थे जिन्होंने असैसिनेट किया था WC रैंड इन लेट 19th सेंचुरी. अब महादेव विनायक रानाडे जो थे वन ऑफ द एकम्प्लिश थे इस असैसिनेशन के, और ये फर्स्ट केस था
हमारे मिलिटेंट नेशनलिज्म का आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट। अब ड्यूरिंग 1896-1997 ये हुआ क्यों था, बबोनिक प्लेग जो था हमारे पुणे में स्प्रेड हुआ था, जिसको पूना प्लेग भी बोलते हैं। तो 1897 में गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्लेग कमेटी सेटअप की जो कि इन सब चीज़ों को हैंडल करे, जो भी डिसीज स्प्रेड हो रही है उनको चेक करे, अंडर चार्ल्स वॉल्टर रैंड, जिनको WC रैंड बोला जाता है। कमीशन ने मोर देन 800 ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, ठीक है, रैदर देन उन्होंने ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, और ठीक है, एंड सोल्जर्स ऑन द ड्यूटी इन पुणे रैदर देन एम्प्लॉइंग डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स को एम्प्लॉय ना करके उन्होंने सोल्जर्स को एम्प्लॉय किया। तो पीपल वर डिनाइड परमिशन टू कंडक्ट फ्यूनरल्स। मतलब क्या हुआ, डिजीज जैसे अभी कोविड-19 में क्या हुआ कि उनको भी फ्यूनरल्स जो है उनको जलाने के लिए जो है मना कर दिया था, तो खुद का परिवार ही उनको नहीं ले जा रहा था। तो उस टाइम भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि इतना ज़्यादा डिसीज़ स्प्रेड हुई, तो जिसके कारण जो है पीपल्स को अलाउड नहीं था कि वो अपने जो फ्यूनरल्स हैं, मतलब अपने जो लव्ड वंस हैं उनके फ्यूनरल्स को कंडक्ट करें। तो हरासमेंट बहुत ज़्यादा होती थी ब्रिटिशर सोल्जर्स के द्वारा। तो रेगुलर हरासमेंट ऑफ रैंड कमीशन हैड प्रमोटेड। तो मतलब रेगुलर हरासमेंट के कारण चापेकर ब्रदर्स और अदर मेंबर्स जो थे, जिनको चापेकर्स क्लब भी बोला जाता था, उन्होंने रैंड के अगेंस्ट एक्शन लिया, और चापेकर ब्रदर्स ने ऑर्गेनाइज किया एक एसोसिएशन कॉल्ड चापेकर क्लब्स फॉर फिजिकल एंड मिलिट्री ट्रेनिंग। तो इसलिए जो है उन्होंने एसेसिनेट किया था WC रैंड को। दिस इज द चापेकर ब्रदर केस। नाउ लेट्स कम टू मुंबई समाचार। तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी पार्टिसिपेट किया है द्विशताब्दी महोत्सव ऑफ मुंबई समाचार इन मुंबई, और रिलीज़ किया है पोस्टल स्टैम्प टू कॉमोरेट द ओकेजन। अब मुंबई समाचार क्या है, जिसको पहले बॉम्बे समाचार भी बोला जाता था, ये गुजराती न्यूज़पेपर है। पहले पब्लिश हुई थी 1822 में, और ये फाउंड किसने किया था, पारसी स्कॉलर जो थे फरडूजी मुराजबन, उन्होंने फाउंड किया था। और वीकली एडिशन था ये, पहले वीक में आता था, जो कि हमारे क्या चीज़ें कवर करता था, जो भी हमारे सीज़ के अक्रॉस हमारे मूवमेंट होते थे गुड्स के, उनको कवर करता था, और अदर भी बिजनेस न्यूज़ कवर करते थे। अब ये जो न्यूज़पेपर है कंटिन्यूसली 200 ईयर्स से चल रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड मुंबई समाचार। फिर आते हैं कोदवास एक कम्युनिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। इनको कूर्ग के जो पीपल होते हैं उनको वो भी नाम दिया गया है। ये एक स्मॉल कम्युनिटी है जो कि कूर्ग डिस्ट्रिक्ट है हमारे कर्नाटका का, वहाँ रहती है। ये वॉर लाइक ट्राइब है, और इनका 3 मेन ग्रुप्स हैं, एज कोडवास मोपलास, कोडवास मापिलास एंड कोडागू गोडवास एंड द बेरिस। और ये इनका यूनिक कस्टम और रिचुअल्स हैं। इनमें कोई डाउरी सिस्टम नहीं होता, कोई प्रीस्ट नहीं होता, मतलब शादी में कोई पंडित नहीं होता मैरिज करवाने के लिए। तो ये इनका सिस्टम है। लैंग्वेज की अगर बात करें, कोडावा तक के एक एंडेंजर्ड लैंग्वेज है जो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज की है, वो द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करती है। फेस्टिवल की अगर बात करें तो कावेरम में और कलीपोत और पुत्तरी, ठीक है, दीज आर द सम फेस्टिवल्स ऑफ कोदवास पीपल। अब आते हैं भारत गौरव ट्रेन। तो मेडियन सर्विस ऑफ भारत गौरव ट्रेन जो है कमेंस की गई है अंडर भारत गौरव स्कीम फ्रॉम कोयम्बटूर नॉर्थ टू साईनगर शिरडी। तो भारत गौरव ट्रेन जो है ये थीम बेस्ड ट्रेन है जो कि लॉन्च की है इंडियन रेलवेज ने नवंबर 2021 में। इसमें यही है कि इंडिया के जो रिच कल्चर है और हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसको हमको बढ़ाना है, उन हमारे पीपल्स तक पहुंचाना है और हमारे पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाना है। एम इसका यही है कि कोर स्ट्रेंथ जो है प्रोफेशनल टूरिज्म सेक्टर का उसको बढ़ाना है, और थीम बेस्ड जो ट्रेन्स हैं उनको रन करनी है। भारत गौरव स्कीम जो है वो गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं ऑलरेडी रनिंग जो टूरिस्ट सर्किट IRCT जो रन कर रहे हैं उनको, एज वेल एज बुद्धि सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। तो दिस इज़ द भारत गौरव ट्रेन। नाउ लेट्स कम टू राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च। तो कॉमन अभी राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जहाँ पे वो सारे अवार्ड्स जो भी दिए जाते हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज़ द्वारा और या फिर एजेंसीज द्वारा, तो उन सबको एक साथ करेंगे गवर्नमेंट के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ये पोर्टल हमको हेल्प करेगा कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो अपने इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन को नॉमिनेट कर सके वेरियस अवार्ड्स के लिए इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग द पद्मा अवार्ड, सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड, टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड और जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड। तो इन सब चीज़ों के लिए नॉमिनेट कर सके, तो दैट इज़ कॉल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल जो है लॉन्च किया। ओके, नाउ लेट्स कम टू एथिक्स। तो एथिक्स में अगर हम देखें तो एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी एलॉन मस्क की जो कार थी जो कि ऑटोमेटिक कार थी जो बिना पर्सन के चलती थी,
ठीक है। तो वो जो है किसी अनदर कार को रैम कर गई, तो बट एलॉन मस्क ने बोला कि इनको ये जो है गिल्टी नहीं है, क्योंकि वो तो उस कार में नहीं बैठे थे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक थी। इनका आर्ग्यूमेंट क्या था कि हिज कार वॉज एन ऑटोनॉमस मोड, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट लाइज विद द कार मैन्युफैक्चर। तो जिसने कार मैन्युफैक्चर की है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, ना कि जिसकी कार है। इज एलॉन गिल्टी और नॉट गिल्टी? तो वही है, यही एक क्वेश्चन है एथिक्स का। एसिमुलेशन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत हमारी पूरी लाइफ के पार्ट में कहीं ना कहीं बहुत सारे डिलेमस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अब यही एलोन मस्क वाला देख लीजिए, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैन्युफैक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एथिक्स हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। इन सच कॉन्टेक्स्ट यूनेस्को ने अभी डेलिब्रेट किया है ऑन हाउ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है गवर्नमेंट कैसे यूज़ करेगी और टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो है वो कैसे यूज़ करेगी। अब एथिक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, जो नोशन है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है एज एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल कंप्यूटेशनल सिस्टम डैश shows intelligent behavior, that means complex behavior that is conducive to reaching the goals। ठीक है, तो ये हो गया। अब स्ट्राइविंग टू अचीव गोल्स अगर बात करें, उसके लिए एआई रिक्वायर है। तो एआई को डिसीजन जो है कैसे लेता है विथ ह्यूमन, अगर ह्यूमन की लाइफ इंपैक्ट हो रही है तो उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑटोनोमस कार की बात करें, टेकिंग सच डिसीजन रिक्वायर्स रेशनल एज वेल एज इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ह्यूमन कैन थिंक। ठीक है, जैसे ह्यूमन कैसे थिंक करते हैं वैसे हमको जरूरी है। एंड व्हाट आर द वैल्यूज, so they base their decision on that values and emotional understanding and rational understanding। ठीक है, राइट। तो ऑटोनोमस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम यूज़ तो कर रहे हैं कार में, पर वो भी हमारा उसी तरह से एक्ट करना चाहिए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स जो है ये सिस्टम ऑफ मोरल और टेक्निक्स प्रिंसिपल, मतलब मोरल प्रिंसिपल और टेक्निक से बना हुआ है, जो हमको हेल्प करेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, एथिकली ले सके, एक्सेप्टेबल रहे और बहुत ही लॉजिकल रहे, ऑप्टिमल रहे, राइट। तो व्हाट आर द एथिकल इशूज एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो क्या एथिकल इश्यूज है? पहली चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट और ऑटोमेशन। ठीक है, एआई कहीं ना कहीं लार्ज सेक्शन ऑफ जॉब मार्केट को खा रहा है। मतलब जितने भी एआई, अब मान लीजिए ऑटोमोटिव कार ही है तो अब उसमें कोई पर्सन लगेगा, तो उसमें कोई पर्सन लगेगा। मान लीजिए अगर ऑटोमोटिव कार नहीं होती तो उसमें कोई पर्सन लगता, पर्सन को पैसे दिए जाते। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता। बट अभी क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज जो है ऑटोमेशन हो गया है। ठीक है, सच एक्सपर्ट सजेस्ट दैट लार्ज एडवेंट ऑफ एआई विल जनरेट न्यू काइंड्स ऑफ जॉब, बट हाउ मच विल बी एबल टू कंपनसेट रिमेन्स टू बी सीन। प्राइवेसी एंड सर्विलेंस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं डेटा सर्विलेंस थेफ्ट है कि डेटा हमारा चोरी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फेस रिकग्निशन जो है फोटोज़ में और वीडियोज़ में यूजिंग एआई बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग विद एड प्रोफाइलिंग एंड सर्चिंग फॉर इंडिविजुअल्स, करेक्ट। फिर मैनिपुलेशन ऑफ बिहेवियर, ऑब्वियसली गिवन यूजर्स intense interaction with data system and the deep knowledge about the individual in AI database, users are vulnerable to nudges, manipulation and deception। obviously manipulate कर सकते हैं। ओके, फिर opacity of AI system, तो डिसीजन जो भी AI सिस्टम लेता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, इसलिए वहाँ पे फुल जो एब्सेंस रहती है अकाउंटेबिलिटी की, प्रोबिटी की। फिर बायस इन डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे AI जो है मशीन लर्निंग टेक्निक पे रिलाई करते हैं, न्यूट्रल नेटवर्क पे, जो कि बहुत सारे पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अ गिवन डेटा सेट, जिसके कारण वो जेंडर बायस भी कर सकते हैं, रेस बायस भी कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन की अगर बात करें तो इंटरेक्शन जो है विथ इंटेलिजेंट रोबोट कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं ऑन हाउ डू वी ट्रीट रोबोट, ह्यूमन इमोशंस की तरह ट्रीट करें, कैसे ट्रीट करें। ठीक है, फिर सिंगुलैरिटी, द आइडिया ऑफ सिंगुलैरिटी जो है is that if the trajectory of artificial intelligence reaches up to a system that have a human level intelligence। okay, so these are the issues। now let's come to some examples of how these are affecting us, कैसे हमको affect कर रहे हैं। तो AI कहीं ना कहीं जो हम द इशूज़ क्रिएटेड बाई, जो भी अडॉप्शन हम AI का कर रहे हैं उससे जो इशूज़ क्रिएट कर रहे हैं वो सेंस ऑफ यूनिवर्सिटी नहीं है। मतलब दैट मीन्स दे टेंड टू बी प्रेजेंट इन मल्टीपल स्फेयर्स ऑफ लाइफ, सच एज एग्जाम्पल्स हैव इलस्ट्रेटेड दिस। तो बायस्ड AI की बात करें, अगर हम स्टॉप जेंडर बायस ऑन द इंटरनेट, तो बायस्ड AI की बात करें तो जेंडर लीडर्स जो है, अगर टाइप जेंडर लीडर्स ऑफ ऑल द टाइम इन योर फेवरेट सर्च इंजन, अगर आप टाइप कर रहे हो और जब आप देखोगे लिस्ट देखोगे तो वर्ड के प्रोमिनेंट मेल पर्सनैलिटीज़ ही आएगी। हाउ मेनी वुमेन डू यू काउंट, तो वुमेन की जो है पर्सनैलिटीज़ वो कम आती है। फिर ऑटोनोमस कार की अगर बात करें तो इमेजिन ऑटोनोमस कार जो है विथ ब्रोकन ब्रेक्स अगर उनके ब्रोकन है और वो बहुत फुल स्पीड से चल रही है टुवर्ड्स अ ग्रैंड मदर एंड अ चाइल्ड, बाय डेविएटिंग अ लिटिल वन कैन बी सेव। ठीक है, एक को सेव करना है तो कैसे आप सेव करो। तो एग्जाम्पल क्या है, एथिकल डिलेमा है इन्वॉल्विंग इन क्रिएटिंग सच डिसीजन मेकिंग। फिर AI क्रिएट्स आर्ट अगर बात करें तो
who will be designed as an author. ठीक है, the company which orchestrates the project, the engineer, the algorithm as well as collective risk, तो absence of responsibility और accountability है. फिर AI in court of law अगर बात करें तो use of artificial intelligence in judicial system अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है और more ethical questions जो है क्रिएट हो रहे हैं. पर कैसे आप जस्टिस, कैसे आप जो है बेटर डिसीजन दे पाएंगे, फास्टर डिसीजन दे पाएंगे, और कैसे आपका जो एआई का जो डिसीजन है वो न्यूट्रल होगा. ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, एफिशिएंट है बट अनप्रेडिक्टेबल यूज ऑफ एआई. व्हाट कैन वी डू टू क्रिएट एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम. तो क्या करना चाहिए. तो एवरी डे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एमर्ज हो रहे हैं, और ये इम्पॉसिबल है कि पोटेंशियली हम एवरी पॉसिबिलिटी को मेजर मतलब सॉल्व कर सकें. टू ओवरकम द इशू 193 कंट्रीज ने यूनेस्को में कलेक्टिवली फाइनलाइज किया है कि कैसे हम क्या प्रिंसिपल्स बनाएं एथिकल यूज ऑफ एआई के लिए. तो पहली चीज़ है प्रोपोर्शनैलिटी एंड डू नॉट हार्म. तो चॉइस जो है एआई सिस्टम की, और जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो एआई का, वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि आप लेजिटिमेट एम जो है उसको अचीव करना चाहें. मतलब वो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट के जो वायलेशंस हैं वो ना करें, और रिगरस मतलब लॉजिकल जो है आंसर, लॉजिकल जो है डिसीजंस ले. फिर फेयरनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. एआई एक्टर्स जो है उनको प्रमोट करना है सोशल जस्टिस, सेफगार्ड फेयरनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड इन कंप्लायंस विद इंटरनेशनल लॉ. फिर सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो हमारा ह्यूमन, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज वो जो है उनको असेसमेंट करना है कंटिन्यूसली. राइट टू प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली उसको प्रोटेक्ट करना है. ह्यूमन ओवरसाइट एंड डिटर्मिनेशन की बात करें तो ये कैसे इंश्योर होगा, इंश्योर दैट इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू एट्रीब्यूट एथिकल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एआई सिस्टम जब भी आप यूज़ कर रहे हो. फिर ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी, ये कहीं ना कहीं हमको ओपन अप करता है कि एआई सिस्टम जो है वो क्लियरर अंडरस्टैंडिंग और उसके प्रोसेस के लिए यूज़ हो. फिर मल्टी स्टेक होल्डर एंड एडाप्टिव गवर्नेंस एंड कोलैबोरेशन. तो पार्टिसिपेशन जो है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का थ्रू आउट द एआई सिस्टम बहुत नेसेसरी है इंक्लूसिव अप्रोचेस के लिए, कि एआई गवर्नेंस के लिए. ओके, सो दीज आर द यूनेस्कोज गाइडलाइंस. नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन. तो सम एथिकल क्वेश्चंस हैं अबाउट मिटिगेटिंग सफरिंग, सम अबाउट रिस्किंग नेगेटिव आउटकम्स. वाइल वी कंसीडर दिस रिस्क वी शुड बी कीप इन माइंड दैट कि ऑन द होल द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं बेटर लाइफ्स बना रहे हैं हर सब के लिए. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास बहुत वास्ट पोटेंशियल है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है. तो वी नीड अ ह्यूमन सेंटर्ड एआई. ओके, सो दिस इज द कंक्लूजन. नाउ लेट्स कम टू स्कीम इन न्यूज़. स्कीम इन न्यूज़ में पहली जो स्कीम है दैट इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन. तो गवर्नमेंट ने अभी 7 ईयर्स इसको कंप्लीट किया है, मतलब ये स्कीम को 7 ईयर्स कंप्लीट हुए, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए ये न्यूज़ में था. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली मिशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि अर्बन हाउसिंग जो शॉर्टेज है अमंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और जो LIG और MIG मिडिल इनकम ग्रुप पीपल हैं, लोअर इनकम ग्रुप पीपल कैटेगरीज के हैं, अगर उनके पास हाउसिंग का शॉर्टेज है इंक्लूडिंग द सम ड्वेलर्स, बाई इंश्योरिंग अ पक्का हाउस उनको प्रोवाइड करना है टू एलिजिबल अर्बन हाउस होल्ड्स. जितने भी एलिजिबल अर्बन हाउस होल्ड हैं उनको 2022 तक हमको पक्का हाउस जो है प्रोवाइड करना है. ये कहीं ना कहीं डिग्निफाइड लाइफ को इंश्योर करता है और सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करता है और ऑनरशिप भी प्रोवाइड करता है टू द बेनिफिशियरीज. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम. नाउ लेट्स कम टू सेलियन फीचर्स. सेलियन फीचर्स की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम है, और वो लॉन्च 2015 में हुई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. कवरेज क्या है, इसमें एंटायर अर्बन एरियाज कवर होता है. स्टैट्यूटरी टाउन हो गए, नोटिफाइड एरियाज हो गए, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हो गई, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हो गए, तो सारी चीज़ें कवर होती हैं. एक्सक्लूजन की बात करें तो द बेनिफिशियरी जो फैमिली है, अर्बन जो फैमिली है बेनिफिशियरी, उसके पास कोई खुद का पक्का हाउस नहीं होना चाहिए, तभी आपको पक्का हाउस मिलेगा. मतलब उनके खुद के नेम में नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इस तभी मिलेगा. विमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने ये बोला है कि जो भी पक्का हाउस आपको अलॉट होगा वो विमेन के नेम पे ही होगा. ठीक है, या फिर दोनों फीमेल और मेल के जॉइंट नेम पे होगा. प्रेफरेंस दिया जाएगा हमारे डिफरेंशियली एबल्ड पीपल को, SC को, STs को, OBCs को और माइनॉरिटीज़ को. हाउस जो भी कंस्ट्रक्ट होगा वो सेंट्रल असिस्टेंस के थ्रू होगा अंडर द मिशन, और वो दिया जाएगा फीमेल हेड के नेम पे. ओके, या फिर जॉइंट पे. फिर कैफेटेरिया अप्रोच की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है वो उन्होंने कैफेटेरिया अप्रोच अडॉप्ट किया है, जहाँ पे वो
नीड्स जो है इंडिविजुअल की ऑन द बेस्ड ऑन जोग्राफिकल कंडीशन, टोपोग्राफी, इकोनॉमिक कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, वो सब देखेंगे। अब बास्केट ऑफ ऑप्शन जो है अडॉप्ट किया गया है टू एंश्योर अ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन देयर इनकम, फाइनेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड थ्रू 4 ऑप्शन। अब 4 ऑप्शन क्या है? इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, यूजिंग लैंड एज रिसोर्सेज विद प्राइवेट पार्टिसिपेशन, तो एक्स्ट्रा FSI TDR फार दिया जाएगा इफ रिक्वायर्ड टू मेक प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, तो इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा फॉर EWS और लोअर इनकम ग्रुप के लिए, न्यू हाउसेस के लिए। EWS की एनुअल इनकम जो है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप अगर बात करें तो विद प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंक्लूडिंग परस्तल एजेंसीज। सेंट्रल असिस्टेंस जो है पर EWS हाउस इन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट 35% ऑफ द कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर EWS कैटेगरी। फिर सब्सिडरी फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो फॉर इंडिविजुअल और EWS कैटेगरी रिक्वायर्ड इंडिविजुअल हाउस स्टेट टू प्रिपेयर अ सेपरेट प्रोजेक्ट फॉर सच बेनिफिशरीज, और कोई भी आइसोलेटेड और स्प्लिंटेड बेनिफिशरी कवर नहीं होंगे, मतलब कवर नहीं होंगे। तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर बात करें तो सेंट्रल असिस्टेंस जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, और अदर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो स्टेट में है, जैसे कि नेशनल हाउसिंग बैंक हो गई, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई। फिर ओनली क्रेडिट लिंक सब्सिडी जो कंपोनेंट है, मतलब जो सेकेंड कंपोनेंट है वो सेंट्रल सेक्टर है, वाइल द अदर कंपोनेंट आर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। तो दिस इज क्रेडिट लिंक सब्सिडी जो है ये, दिस इज सेकेंड वन वाला इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम, बाकी तीनों जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह वर्क करेंगी। अब EWS कैटेगरी जो है बेनिफिशियरी के वो एलिजिबल है सारे 4 वर्टिकल्स के लिए ऑफ द मिशन के, वेयर एज LIG जो लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप है वो सिर्फ CLSS के लिए ही एप्लीकेबल है, मतलब CLSS के लिए ही एप्लीकेबल है, ओके। और बेनिफिशियरी कैन टेक एडवांटेज अंडर वन कंपोनेंट ओनली, सिर्फ एक ही कंपोनेंट के अंदर उसको एडवांटेज मिल सकता है। अब इंसेंटिव्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंसेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग फंड एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है प्रोवाइड करेगी, और एग्जाम्पशन देगी इनकम टैक्स और GST से इसके प्रमोशन के लिए। गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस भी प्रोवाइड करेगी फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर टू बूस्ट प्रधानमंत्री आवास योजना। सेंट्रल ग्रांट जो है 1 लाख पर हाउस दिया जाएगा ऑन एन एवरेज, जो कि अवेलेबल होगा स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए। फिर जियो टैगिंग जो है मॉनिटरिंग किया जाएगा कि कितना कंस्ट्रक्शन हुआ, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम कितना है फ्लो किया जाएगा टू एंश्योर फंड फ्लो एंड टेक्नोलॉजी सबमिशन। फिर अफोर्डेबल रेंटर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये लॉन्च किया है। ये सब स्कीम है हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का, जो कि अर्बन माइग्रेंट पुअर है उनके लिए। अब इसका एम क्या है कि एज ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना हमारे अर्बन माइग्रेंट्स के लिए और पुअर के लिए, कि उनको एक डिग्निफाइड अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग मिल सके क्लोज टू देयर वर्क प्लेस। अब ARSC जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा टू मॉडल्स के द्वारा। पहले तो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट फंड है उसको यूटिलाइज करना, वैकेंट हाउसेज जो है उनको कन्वर्ट करना ARSC में थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन और मेंटेनेंस करना ARSC का बाय पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज ऑन देयर ओन अवेलेबल वैकेंट लैंड। फिर आते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। अ टोटल ऑफ 5% एलोकेशन किया जाएगा अंडर द स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। फिर अनगी कार जो है ये भी एक स्कीम है, एक कैंपेन लॉन्च किया गया है फॉर चेंज मूवमेंट, 2019 में लॉन्च किया है। ये कैंपेन फोकस करेगा कि हमको बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है, जैसे कि वाटर, एनर्जी कंजर्वेशन और वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह करना है अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना। फिर ये कन्वर्ज किया गया विद वेरियस अर्बन मिशंस ऑफ दिस। फिर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज भी लॉन्च किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। इसका एम है कि जो भी हमारे इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़ है अक्रॉस द ग्लोब हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, उनको आइडेंटिफाई और मेन स्ट्रीम करना है। फिर CLS आवास पोर्टल क्लैब जिसो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सेंट्रल नोडल एजेंसीज हो गई, प्राइमरी लीडिंग इंस्टीट्यूशन हो गई, वो उनको एक प्लेटफॉर्म पे रियल टाइम एनवायरनमेंट में इंटीग्रेट करके ये वेब बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। सो दिस इज द प्रधानमंत्री आवास योजना। ओके, नाउ लेट्स कम टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है हर कंट्री, मतलब एंटायर कंट्री, मतलब हर कंट्री बोल रही हूँ, एंटायर स्टेट जो है पूरे कंट्री के, उनमें सब में बाय द एंड ऑफ 2022 हमको लाना है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम का? इसका एम है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमको प्रोटेक्ट करना है। जो भी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के
अंदर मेंशन है उनको प्रोटेक्ट करना है। इन केस ऑफ देयर अगर वो बीमार पड़ जाते हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, अगर इंजरी हो गई है कोई, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया है, डेथ हो गया, तो उनको सबको प्रोटेक्ट करना है। अब ESI स्कीम कंट्रीब्यूशन जो है वो भी आर रिलेटेड टू द पेइंग कैपेसिटी एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द वर्कर्स एंड वेजेस वेयर एज दे आर प्रोवाइडेड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड विदाउट डिस्टिंक्शन। ओके, नाउ लेट्स कम टू सेलियंट फीचर्स। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है वो इंटीग्रेटेड मेजर है हमारे सोशल इंश्योरेंस स्कीम का। ESI जो है फुली इम्प्लीमेंट हुआ है 440 डिस्ट्रिक्ट में पार्शली हुआ है 153। फिर ESI जो है ये एग्जीक्यूट किया जाएगा थ्रू ESI कॉरपोरेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरा कंट्रोल ले रही है। मोस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग का कंट्रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का लार्जली कंट्रीब्यूट टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द एक्ट, बिकॉज इंश्योरेंस बी इट पब्लिक या प्राइवेट हो 7th लिस्ट में लिस्टेड है यूनियन लिस्ट के, तो इट कैन ओनली बी लेजिस्लेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एंटाइटलमेंट की अगर बात करें तो सारे इस्टेब्लिशमेंट कौन कौन कवर है, तो ESI के अंदर वो सारे इस्टेब्लिशमेंट कवर हैं और वो फैक्ट्रीज कवर हैं जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो और उनका वेजेस जो है वो 21,000 पर मंथ से बिलो हो, तो वो जो है कवर्ड है इसके अंदर। इन सम और 25,000 उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो डिसेबल है। इन सम स्टेट थ्रेशोल्ड जो लिमिट है हमारे कवरेज की वो 20 भी दी गई है, और ये नॉन सीजनल फैक्ट्रीज पे एप्लीकेबल है जहाँ पे 10 और 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं। और ESI कॉरपोरेशन जो है एक्सटेंड किया गया है बेनिफिट फॉर ESI स्कीम टू वर्कर्स डिप्लॉयड इन कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो भी वर्कर्स होते हैं उनके लिए भी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो कंट्रीब्यूशन आर रेज फ्रॉम कवर्ड एम्प्लॉयज़ एंड देयर एम्प्लॉयर्स एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कवर्ड एम्प्लॉयज़ जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर काम कर रही हूँ तो मेरे को 0.75% जो मेरा जो पूरा वेजेस है उसका 0.75% मुझे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और एम्प्लॉयर्स जो हैं जो जिसके अंदर काम कर रही हूँ वो 3.2% जो मेरे वेजेस का है वो कवर करेगा। एम्प्लॉयज़ अर्निंग अप टू ₹176 पर अ डे एग्जेम्प्टेड है, मतलब अगर पर डे उनको 176 रुपीज़ मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड है। स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी 1/8 ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ मेडिकल बेनिफिट विद इन अ पर कैपिटा सीलिंग ऑफ 1500 पर इंश्योर्ड पर्पस पर एनम पर एनम। अब बेनिफिट अगर बात करें तो 5-6 प्रकार के बेनिफिट मिलते हैं। पहला है मेडिकल बेनिफिट। तो मेडिकल बेनिफिट अगर बात करें तो अगर आपको मेडिकल ज़रूरत हो गई है तो उसके ऊपर कोई सीलिंग नहीं है, आप कितना भी आपको कितना भी पैसा लगेगा उतना पैसा आपको दिया जाएगा। फिर सिकनेस बेनिफिट की बात करें, इन केस ऑफ कैश कंपनसेशन की बात करें, एट द रेट ऑफ 70% ऑफ द वेजेस जो है इंश्योर्ड वर्कर्स को दिया जाएगा सिकनेस बेनिफिट में, और मैक्सिमम 91 डेज के लिए दिया जाएगा। मैटरनिटी बेनिफिट 26 वीक्स के लिए दिया जाएगा, जो कि हमने बता दिया है। डिस्प्लेसमेंट बेनिफिट की अगर बात करें तो अगर आप डिसेबलमेंट बेनिफिट की अगर बात करें तो अगर आप टेम्परेरी डिसेबल हो तो दे आर एलिजिबल फॉर मंथली वेज ऑफ 90% अंटिल दे रिकवर, मतलब जब तक आप रिकवर नहीं करते तो 90% जो है मंथली वेजेस का आपको मिलेगा। इन केस ऑफ अगर आप परमानेंट डिसेबल हो तो 90% जो मंथली वेजेस का आपको एंटायर लाइफ तक मिलेगा। ओके, फिर डिपेंडेंट बेनिफिट्स की बात करें, एट द रेट ऑफ 90% जो वेजेस का इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट आपको मिला जाएगा। ओके, अब आते हैं अदर बेनिफिट। तो फ्यूनरल एक्सपेंसेस 15,000 मिलेगा, और कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस की बात करें तो इंश्योर्ड विमेन या फिर इंश्योर्ड पर्सन जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज वाइफ इन केस ऑफ कन्फाइनमेंट अगर्स, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी अंडर ESI आर नॉट अवेलेबल। तो कन्फाइनमेंट जो है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना ये जो है फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स है, और ये स्कीम जो है मैक्सिमम 50% ऑफ द एवरेज मंथली वेज जो है वो ऑफर करती है अगर आपका लॉस हो गया हो, नॉन एम्प्लॉयमेंट हो और परमानेंट इनवैलिडिटी हो ड्यू टू इंजरी। अब इंसेंटिव्स जो है टू एम्प्लॉयर्स इन प्राइवेट सेक्टर फॉर प्रोवाइडिंग रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर जो एम्प्लॉयर्स डिसेबल पर्सन को एम्प्लॉय कर रहे हैं उनको भी इंसेंटिव्स मिलेंगे। मिनिमम वेज लिमिट जो होती है फिजिकल डिसेबल पर्सन की फॉर ESIC बेनिफिट इज 25,000 एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो होगा वो पेड सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी फॉर 3 years। ओके, सो दिस इज द एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। नाउ लेट्स कम टू प्लेसेस इन न्यूज़। तो हिमाचल प्रदेश में बात करें तो हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट है हमारे कंट्री का जिसने ड्रोन पॉलिसी को नोट दिया है। हरियाणा की बात करें तो 4th एडिशन जो है KIYG 2021 का हेल्ड हुआ है पंचकुला में। राजस्थान की बात करें तो यूरेनियम डिपॉजिट अभी पाया गया है राजस्थान डिस्ट्रिक्ट
में। मध्य प्रदेश की बात करें तो इलीगल सैंड माइनिंग जो है मध्य प्रदेश में वो ख़त्म करने के लिए प्लान्स बनाए गए हैं टू मेक इट लीगल इन पार्ट्स ऑफ नेशनल चंबल सेंचुरी। केरला की बात करें तो रेयर ड्रैगन फ्लाई स्पिनी हॉर्टेल स्पॉटेड इन केरला फॉर द फर्स्ट टाइम। वेस्ट बंगाल की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एग्जिकवेट किया है ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स ओल्ड माउंट आउटसाइड द रॉबर्ट क्लाइव हाउस। मेघालय की बात करें तो मौसिन और चेरापूंजी जो है मौसिनराम और चेरापूंजी को टुगेदर अगर बात करें तो पूरे कंट्रीज़ में से ज़्यादा पूरे इंडिया में से ज़्यादा रेनफॉल होती है। ओके, और न्यू स्पीशीज़ बैम्बू की पाई गई है मेघालय में, जिसको नोंगे खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई गई है। आसाम की बात करें तो आसाम जो है 36 स्टेट और बना है जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड वाला स्कीम को लॉन्च किया है। अम्बुबाची मेला जो है कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो थ्रेट फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज़। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कंसर्न रेज किए गए हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन दिबांग वैली। बिहार की बात करें तो एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर जो है स्टैब्लिश हुआ है इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो दीज आर द प्लेसेस इन न्यूज़ इन इंडिया। नाउ लेट्स कम टू वर्ल्ड की अगर बात करें तो डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क और कनाडा ने सेटल किया है ऑलमोस्ट 50 ईयर ओल्ड रॉ ओवर हंस आइलैंड। तो याद रखिएगा हंस आइलैंड का है डेनमार्क में। स्कॉटलैंड की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट ने अभी डेलीगेशन साइन किया है, 3 MOUs साइन किए हैं सेनेगल के साथ। तुनीशिया की बात करें तो प्रोटेस्ट अभी तुनीशिया में एरप्ट हुआ है, मतलब बढ़ा है ओवर अ प्लान रेफरेंडम। लीबिया की बात करें तो टर्किश गवर्नमेंट ने एलेज किया है फॉर डिप्लॉइंग सीरियन फाइटर्स टू लीबिया। सेनेगल की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट ने अभी MOU साइन किया है। फिर कोलंबिया की बात करें तो ONGC विदेश जो है जिसको इंडिया से बाहर कर दिया लिमिटेड हैड मेड एन ऑयल डिस्कवरी इन कोलंबिया। इराक की बात करें तो सावा लेक जो है वो डिसअपियर हो गया है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सावा लेक है क्या, इराक में है। फिर गबोन की बात करें तो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट जो है अभी गबोन गए थे। जिम्बाब्वे की बात करें जो कि अफ्रीका में ही है, इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा मोर देन 130% है। कतर की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे कतर विजिट किए हैं। थाईलैंड की बात करें तो फर्स्ट एशियन कंट्री जो है जिन्होंने marijuana जो हमारा प्लांट होता है उसको लीगलाइज किया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो तस्मानिया जो है फर्स्ट रीजन है जो कि कार्बन नेगेटिव बना है। साउथ पैसिफिक आइलैंड नेशन की बात करें तो साउथ पैसिफिक आइलैंड नेशन ने अभी चाइना का रीजनल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया है। कंबोडिया की बात करें तो चाइना जो है वो सेकेंड फॉरेन आउटपोस्ट जो है कंबोडिया में बनाना चाह रहा है। गैस्टोबो पेट्रो जो है वो इलेक्ट हुए हैं एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कंबोडिया। अफगानिस्तान की बात करें तो इंडिया ने डिप्लोमेट सेंड किए हैं काबुल में फॉर द टॉक्स विद द तालिबान। और 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है अफगानिस्तान में आया था जिसके कारण जो है हमारे अब इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स भी भेजे हैं। मंगोलिया की बात करें तो इंडिया ने अभी सेंड किया है होली बुद्धा रेलिक्स फॉर सेलिब्रेशन ऑफ मंगोलियन बुद्धा पूर्णिमा। तजाकिस्तान की बात करें तो इंडिया और तजाकिस्तान फ्रेंडशिप हॉस्पिटल जो है बोख्तार में अभी वो हुआ है। फिर टर्की की बात करें तो UN ने अभी टर्की का नाम चेंज करके तुर्की रख दिया है ऑन टर्किश गवर्नमेंट रिक्वेस्ट। यूक्रेन की बात करें तो प्रॉक्सी गवर्नमेंट जो है यूक्रेन इन द खेरसन रीजन अनाउंस दैट ऑल द न्यू बॉर्न्स वुड बी ग्रांटेड रशियन सिटीजनशिप। तो जो भी नए जन्मे पर्सन होंगे उनको रशियन सिटीजनशिप दिया जाएगी। और यूक्रेन में अभी बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। यूक्रेन ने अभी रशियन मिलिट्री Ukraine has caused significant losses to Russian military in airstrikes on Snake Island. Okay, so this is the places in news. Now let's come to personality. तो सबसे पहले आते हैं कबीर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया है सेंट कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर एट सेंट कबीर नगर इन उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। ये बॉर्न कब हुए थे, वाराणसी UP में बॉर्न हुए थे। कंट्रीब्यूशन इनका है ये कि ये वेदांतिक कॉन्सेप्ट जो है आत्मन का उस पर बिलीव करते थे और इन्होंने ऑलवेज एडवोकेट किया है कि जो इम्पर्सनल एस्पेक्ट है गॉड का मतलब निर्गुण एंड देयरफॉर वाज अगेंस्ट आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे। इन्होंने बहुत ग्रेट इन्फ्लुएंस था इनका भक्ति मूवमेंट पे और उन्होंने कबीर ग्रंथावलीज, अनुराग सागर, बीजक और सखी ग्रंथ जो है इन्होंने लिखा था। होली गुरु ग्रंथ साहिब कंटेन्स 500 वर्सेस बाय ग्रेट सेंट कबीर। अब एथिकल वैल्यूज़ जो है इनके द्वारा लिए जाते हैं। तो सोशल क्रिटिक एंड डिसेंट की अगर बात करें तो इनका वर्क जो है मेनली कंसिस्ट ऑफ बहुत सारे वर्सेस जिन्होंने सोशल कस्टम्स और एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ जो है पर्टिकुलरली कास्ट और रिलीजियस डॉगमेटिज्म को क्रिटिसाइज किया है। हिज पोएम हाईलाइटेड द रोल ऑफ डिसेंट एज हैविंग पॉलिटिकल एंड एथिकल वैल्यू विच कैन लीड टू रिफाइनमेंट ऑफ वैल्यूज इन सोशल लाइफ। फिर आते हैं सेंट तुकाराम, हम पढ़ चुके हैं।
फिर बंदा सिंह बहादुर की बात करें तो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी जो है ऑब्जर्व्ड अ मैट्रियम डे फॉर द ग्रेट वॉरियर ऑफ बाबा बंदा सिंह बहादुर, जो कि रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में हुआ। ये राजपूत फैमिली के मेंबर हैं, डिस्ट्रिक्ट पंच, स्टेट ऑफ कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन ये था, एक सिख वॉरियर थे और कमांडर थे हमारे खालसा आर्मी के, जिन्होंने मुगल्स को डिफीट किया था और इस्टेब्लिश किया था खालसा रूल इन पंजाब। उन्होंने जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया था और ग्रांट किया था प्रॉपर्टी राइट्स टू द टिलर्स ऑफ द लैंड। अब वेलर एंड कमिटमेंट जो है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ही वॉज द फर्स्ट सिख लीडर थे जिन्होंने ऑफेंसिव वॉर जो है मुगल के अगेंस्ट लड़ा था और सिख टेरिटरी को एक्सटेंड किया था, और ये अपने राइटर्स और जस्टिस जो है कॉमन पीपल के जस्टिस के लिए उनके लिए फॉट किया था, मतलब लड़े थे। फिर आते हैं प्रसन्नता चंद्र महलनोबिस, वेरी इंपॉर्टेंट, पीसी महलनोबिस। तो जून 29 जो है अभी सेलिब्रेट किया है एज अ नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, जो कि रिकग्निशन था कि इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन जो था हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम में इनका, इसलिए इनको ये इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटीज कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट फाउंड किया था। नेशनल सैम्पल सर्वे इन्होंने 1950 में इस्टेब्लिश किया था और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है सेटअप किया था। फिर इंडिया का सेकेंड 5 ईयर प्लान इन्होंने मतलब 1956 और 61 का महलनोबिस मॉडल जिसे बोला जाता है वो लाए थे। फिर गेव महलनोबिस डिस्टेंस अ स्टैटिस्टिकल मेजर, इनको अवार्ड किया गया था पद्मा विभूषण से, और महलनोबिस इंटरनेशनल अवार्ड भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इनके नेम के अकॉर्डिंग। और ये सपोर्ट कौन करता है? मॉस्बी सपोर्ट करती है। हम इंस्टीट्यूशनल बिल्डर और स्कॉलरशिप जो है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके एफर्ट्स के कारण और डेडिकेशन के कारण जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है वो इस्टेब्लिश हुआ। और ठीक है, और इन्होंने एक ब्रिलियंट स्टैटिफिकेशन और साइंटिस्ट थे whose scholarly contribution led to development of large scale survey undertaken by policy making in India। फिर आते हैं श्याम चंद्र मुखर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। ये न्यूज़ में इसलिए है कि जून 23 को 69th डेथ एनिवर्सरी इनकी मनाई गई है। अब इनके कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ये मेंबर थे बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के 1929 में। एज जब इनकी 33 हुई तो ये यंगेस्ट वाइस चांसलर थे हमारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के 1934 में। इन्होंने हिंदू महासभा को ज्वाइन किया था और 1944 में ये उसके प्रेसिडेंट भी बने थे। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले मिनिस्टर हैं इंडस्ट्री और सप्लाई के, और 1951 में इन्होंने भारतीय जन संघ फाउंड की और वो को फाउंडेड जनता पार्टी इन द ईयर 1977 to 79, और ये स्ट्रांगली आर्टिकल 370 को अपोज करते थे जो कि ऑटोनॉमस स्टेट जम्मू कश्मीर का था। अब पेट्रियाटिज्म और करेज ऑफ कन्विक्शन की अगर बात करें इनके, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो विजन है और डीड्स है, टर्न द नेशनल कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स बिल्डिंग अ यूनिफाइड इंडिया इन truest sense. He was the first industries minister of India, and in a sense he laid a strong foundation for India's industrial development. अब आते हैं वेंकट रमन कृष्णमूर्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनको फादर ऑफ PSUs इन इंडिया बोला जाता था और टर्न अराउंड मैन बोला जाता था, अभी ये खत्म हो गए। कंट्रीब्यूशन इनका क्या है? इंचार्ज ऑफ पावर प्रोजेक्ट एज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन, फाउंडिंग चेयरमैन थे हमारे मारुति उद्योग के, हेड थे हमारे भेल के, और लेटर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के भी हेड थे, और को कन्फर्ड इनको पद्मा अवार्ड, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्माना गया है, मतलब दिया गया है। फिर लीडरशिप ऑन पॉइनर की बात करें तो ये अपने लीडरशिप और सक्सेसफुल कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते थे PSUs की तरफ, और ही अशर्ड इन मॉडर्न एरा ऑफ इंडियाज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मारुति 800। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ जून पार्ट PT 365। आई होप इट इज़ क्लियर। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, एंड डू टेल मी कि हमको इनसाइट स्टार्ट करनी है प्रीलिम्स वाली या नहीं करनी है, देन आई विल स्टार्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच।